Hello everyone, how are you? And let us start with lesson 17, that is National Movement of India. We will be studying the period from 1885 to 1918. Just wait for a while. ओके सो इस चैप्टर में हम लोग रीड आउट करेंगे मेन हमारे पॉइंट्स क्या रहेंगे कि किस प्रकार से कांग्रेस का फॉर्मेशन होता है, किस प्रकार से उसमें जो वर्किंग चेंजेस आते हैं, मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट की ग्रोथ होती है, मुस्लिम लीग का एग्जिस्टेंस कैसे आता है, कांग्रेस में स्प्लिट क्यों आता है, और एंड में हम पढ़ेंगे कि गांधी जी और उनकी आइडियोलॉजी क्या थी। सो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। मैं एक हाइलाइटर पेन सिलेक्ट कर लेता हूँ इसके लिए। हम इसमें देखेंगे कि राइज ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस कैसे हुआ। इट वाज अ वेरी इंपॉर्टेंट इवेंट ऑफ हिस्ट्री ऑफ इंडिया। कांग्रेस पर इसका मतलब कांग्रेस के बारे में हम ऐसा कहते हैं कि कांग्रेस कोई एक दिन में बनी हुई चीज नहीं है। जो पार्टी आज भी एग्जिस्ट करती है, कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस, वो एक बहुत ग्रेजुअल प्रोसेस से धीरे धीरे बनी है। तो कांग्रेस का फॉर्मेशन जो है उसके पहले काफी सारी आप देखेंगे, कीपिंग इन व्यू दिस रीजनल एंड प्रोविंशियल नीड्स, प्रोविंस और रीजन वाइज जो नीड्स थी उनको रिप्रेजेंट करने के लिए बहुत सारी पॉलिटिकल और सोशल ऑर्गेनाइजेशंस का फॉर्मेशन हुआ था। इसमें से कुछ इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं। ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन इन कैलकाटा 1851 में बनी थी है। बॉम्बे एसोसिएशन इन बॉम्बे, ये 1852 में बनी थी। मद्रास नेटिव एसोसिएशन, ये भी 1852 में बनी थी। इसके अलावा इनमें से जो काफी सारी ये सब जो बॉडीज थी, ये सारी जो थी इसमें ज्यादातर हाई क्लास लोग जो रहते थे वो, और अमीर लोग पार्टिसिपेट किया करते थे। और उसके बाद में धीरे धीरे जो है 1870s 80s तक आते आते और भी कई सारी ऑर्गेनाइजेशंस बनी, जिसमें आप पाएंगे कि लोकल मैन, कॉमन मैन का पार्टिसिपेशन ज्यादा था। तो उसमें आप देखेंगे एग्जांपल्स में 1870 में पूना सार्वजनिक सभा बना, 1876 में इंडियन एसोसिएशन बनी, 1884 में मद्रास महाजन सभा बनी, और 1885 में बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन बनी। ये सब बनने के बावजूद जो रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस थी उसके अगेंस्ट में देखा जाए तो एक ऑल इंडिया लेवल की ऑर्गेनाइजेशन की जरूरत पड़ी। उस टाइम ऐसा फील किया गया कि ऑल इंडिया लेवल ऑर्गेनाइजेशन हमारे पास नहीं है। तो उसके लिए सुरेंद्रनाथ बैनर्जी ने एफर्ट लिया। उन्होंने सुरेंद्रनाथ बैनर्जी के बारे में आप थोड़ा सा पढ़िए कि सुरेंद्रनाथ बैनर्जी ने इंडियन एसोसिएशन एस्टेब्लिश किया था कलकत्ता में, और ये क्वालिफाई करा था इन्होंने इंडियन सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन में जो ब्रिटिश गवर्नमेंट कराया करती थी। ही वॉज द फर्स्ट इंडियन लीडर जिन्होंने पीपल्स फ्रॉम ऑल इंडिया को ऑर्गेनाइज करा था 1883 दिसंबर में ऑल इंडिया नेशनल सेमिनार के लिए। ही अगेन इनवाइटेड अ नेशनल कॉन्फ्रेंस इन 1885 इन कैलकाटा। इसके अलावा काफी सारे अदर लीडर्स ने भी ऑल इंडिया कॉन्फ्रेंस बुलाई थी 1885 में, और 1885 में ही आप देखेंगे किस प्रकार से कांग्रेस का फॉर्मेशन होता है। 72 डेलीगेट्स ने मिलकर ऑल प्रेसिडेंसीज ऑफ प्रोविंसेस से कांग्रेस में, सॉरी कांग्रेस में नहीं, बॉम्बे में 28 से 30 दिसंबर के लिए उस टाइम में 1885 में ऑल इंडिया मीटिंग करी। इस कॉन्फ्रेंस को हेड किया था व्योमेश चंद्र बैनर्जी ने, डब्ल्यू सी बैनर्जी। और इसके साथ ही कांग्रेस का फॉर्मेशन होता है। कांग्रेस वाज बॉर्न। एक रिटायर्ड ब्रिटिश ऑफिसर जो थे ए ओ ह्यूम, इन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया फॉर्मेशन ऑफ कांग्रेस में, और इन्होंने काफी सारे कॉन्टैक्ट एस्टैब्लिश किए इंपॉर्टेंट इंडियन लीडर्स के। एओ ह्यूम को कहते हैं कि ही वाज अ वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन इन द फॉर्मेशन ऑफ कांग्रेस, क्योंकि एओ ह्यूम ही थे जिन्होंने कांग्रेस को एस्टैब्लिश किया, उसको एक्सप्लेन, मतलब कांग्रेस के लीडर्स को ये समझाया कि एक ऑल इंडिया लेवल का ऑर्गेनाइजेशन कैसा होना चाहिए जो ब्रिटिश स्टैंडर्ड का हो, जो ब्रिटिश पीपल के सामने टिक पाए। इसमें इम्पोर्टेंट लीडर्स थे। फर्स्ट सेशन में बहुत सारे इम्पोर्टेंट लीडर्स ने पार्टिसिपेट किया, जैसे कि वो डब्ल्यू सी बैनर्जी हैं। इसके अलावा फिर हम आगे नाम पढ़ेंगे जैसे दादा भाई नारोजी, बदरुद्दीन तैयब जी, एक्सेट्रा। फर्स्ट सेशन आप देखेंगे कहाँ हुआ था, गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में हुआ था, बॉम्बे में। उनमें डब्ल्यू सी बैनर्जी ने प्रिसाइड किया था, कांग्रेस ने रीजनल रिप्रेजेंटेटिव्स आए थे। तो इश्यूज काफी सारे डिस्कस हुए थे, पर वो कोई भी रिलीजन, कास्ट, लैंग्वेज, रीजन, इन सब से रिलेटेड नहीं थे। दे वर ऑल रिलेटेड टू ऑल प्रॉब्लम्स ऑफ इंडियंस। अब कांग्रेस बनने के बाद सबसे पहले कांग्रेस के तीन फेजेस कहलाते हैं। एक तो मॉडरेट फेज, उसके बाद हम कहते हैं एक्सट्रीमिस्ट फेज,
और उसके बाद कहते हैं गांधीयन फेज। तो सबसे पहले जो है 1885 से लेकर के 1905 तक जो फेज है वो मॉडरेट फेज कहलाता है। तो मॉडरेट फेज में आप देखेंगे कि कांग्रेस ने मॉडरेट पॉलिसीज को अडॉप्ट किया सबसे पहले उसके फॉर्मेशन के फाउंडेशन ईयर्स में। इस टाइम प्रेसिडेंट डब्ल्यू सी बैनर्जी जो थे उन्होंने कांग्रेस के एम को बताया कि टू बी बिफ्रेंड द एक्टिव वर्कर्स विद ईच अदर फॉर द कॉज ऑफ नेशंस प्रोग्रेस एंड यूनाइट द पीपल ऑफ इंडिया फॉर जॉइंट पॉलिटिकल गोल्स। डब्ल्यू सी बैनर्जी ने ये दो गोल बताए कि एक्टिव वर्कर को एक दूसरे से पार्टिसिपेशन करके नेशन की प्रोग्रेस और जॉइंट पॉलिटिकल गोल्स अचीव करने के लिए काम करना चाहिए। इनिशियल डिमांड्स बताई गई कांग्रेस की क्या है कि कांग्रेस इंडिया का रिप्रेजेंटेशन करना चाहती है सेंट्रल और प्रोविंशियल लेवल पर, अरेंज करना चाहती है सिविल सर्विसेज एग्जाम इंडिया में जो कि सिर्फ ब्रिटेन में कराई जाती थी, और उसमें एज लिमिट काफ़ी कम कर दी गई थी ताकि इंडियंस पार्टिसिपेट ना कर पाए, तो उस एज लिमिट को भी बढ़ाने की डिमांड की गई। एजुकेशन को स्प्रेड करने के लिए कांग्रेस ने काम करने की बात करी, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की बात करी, रिलीफ और फार्मर्स को जो लोन दिए जाते थे उस पर काफ़ी हाई इंटरेस्ट रेट था उसके लिए बात करी गई। और आर्म्स एक्ट जो था ये लॉर्ड लिटन ने लेकर आए थे 1887 के आसपास, इसके अगेंस्ट में भी बात की गई थी जिसमें कहा गया था कि इंडियंस जो है उनको आर्म्स रखने के लिए मतलब परमिशन नहीं था, बाकी ब्रिटिशर्स जो थे ब्रिटिश पीपल जो इंडिया में रहते थे उनके पास आर्म रखने की परमिशन थी। कांग्रेस लीडर्स के जो नाम दिए गए हैं इसमें जो इनिशियल सेशंस में थे जैसे कि दादा भाई नारोजी, बदरुद्दीन तैयब जी, फिरोज शाह मेहता, सुरेंद्र नाथ बैनर्जी, महादेव गोविंद रानडे, एम जी रानडे, गोपाल कृष्ण गोखले, रहमतुल्ला सायानी, आनंद चाटालू, शंकर रमन नायर, रमेश चंद्र दत्त, ये सब इम्पोर्टेंट लीडर्स थे। और इनका बिलीव था कि ब्रिटिश गवर्नमेंट विल रियलाइज द डिमांड रेलेवेंस ऑफ देयर डिमांड्स, दोज विल बी ऑटोमेटिकली मेट। ये सब का मानना था कि ब्रिटिशर्स जो हैं ये हम अपने आप एक ना एक दिन डिमांड्स को समझेंगे कि कांग्रेस की जो डिमांड्स हैं वो जायज़ हैं, वो कोई एक्स्ट्रा मतलब बहुत ज़्यादा डिमांड्स नहीं कर रहे। नेक्स्ट हम देखते हैं 1905 में किस प्रकार से इंडिया में से जो अभी प्रेजेंट डे बांग्लादेश है उसको ईस्ट बंगाल करके उसका डिवीजन कर लिया गया था उस टाइम में, ताकि बंगाल का दो पार्ट करे जा सके और बंगाल में डिवाइड एंड रूल का पॉलिसी का इस्तेमाल किया जा सके। तो इसमें बताया गया है कि किस प्रकार से लॉर्ड कर्जन जो थे ये 1899 में वाइसरॉय बन के आते हैं, और ये इनका जो रूल था ये काफ़ी एट्रोशियस था। एट्रोशियस मतलब बहुत ही भयावह। और इन्होंने डिसीजन लिया कि बंगाल को डिवाइड कर देना चाहिए। उस टाइम पे बंगाल में आप देखिए क्या क्या होता था कि प्रेजेंट डे बिहार, उड़ीसा और झारखंड, वेस्ट बंगाल और प्रेजेंट डे बांग्लादेश और असम, ये सारा का सारा जो था ये एक बंगाल प्रोविंस हुआ करता था। तो उसमें कर्जन ने ऐसा डिसाइड करा कि बंगाल को हम इस प्रकार से बांटे कि हिंदूज एक साइड हो जाए और मुस्लिम्स एक साइड हो जाए, जिससे क्या होगा कि डिवाइड एंड रूल का पॉलिसी जो है, पॉलिसी ऑफ डिवाइड एंड रूल, इसको यूज करके जो फ्रीडम एक्टिविटीज है और जो कांग्रेस की एक्टिविटीज है उसको रोका जा सकेगा। पर ये कर्जन के लिए बहुत नुकसानदायक साबित हुआ क्योंकि इसने और किसी न किसी तरह से इससे और एक्टिविटीज को बढ़ावा मिला। The nationalists were on the rise and revolutionaries were rising on the banners of revolt during Curzon's tenure. ईस्टर्न पार्ट ऑफ बंगाल जो था उसमें हिंदू मुस्लिम ज़्यादा थे और जो वेस्टर्न पार्ट है उसमें हिंदू ज़्यादा थे। देयरफॉर कर्जन ने बंगाल को डिवाइड कर दिया 1905 में दो पार्ट में, और दिस डिवीजन वाज अपोज्ड थ्रू आउट द कंट्री। इस डिवीजन से देखेंगे आप कि कांग्रेस में दो ग्रुप्स में डिवीजन हो जाता है। जो कांग्रेस रहती है कांग्रेस में से एक ग्रुप बन जाता है मॉडरेट्स का, जो कहते हैं कि हम इस पार्टीशन का विरोध तो करेंगे पर हम ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ नहीं जाएंगे। और सेकेंड ग्रुप जो बना वो था एक्सट्रीमिस्ट का। एक्सट्रीमिस्ट का कहना था कि हम बिल्कुल हर तरीके से कांग्रेस का विरोध करेंगे इसके खिलाफ, सॉरी नॉट कांग्रेस का नहीं, ब्रिटिश पॉलिसी का जिसमें पार्टीशन किया गया था उसका। द क्रिटिसिज्म ऑफ गवर्नमेंट बिकेम शार्प इन सेशंस ऑफ कांग्रेस, और स्ट्रॉन्ग डिमांड उठने लग गया इस बारे में कि कांग्रेस को किस प्रकार से पार्टीशन के खिलाफ बात करनी चाहिए।
एक ये डायलॉग इसमें दिया गया है कि कांग्रेस सेशन में ये डायलॉग उठा था कि एवरी नेशन हैज द राइट टू शेप इट्स डेस्टिनी, बट आर वी बीइंग रूल्ड बाय आवरसेल्फ? नो. आर वी नॉट लिविंग इन एन अननेचुरल कंडीशन? व्हेन सच आइडियल grew in the Congress, तो ब्रिटिश गवर्नमेंट began to oppose the organization. ब्रिटिश गवर्नमेंट को जब ये समझ में आया कि कांग्रेस में एक्सट्रीमिज्म उठ रहा है, तो ब्रिटिश गवर्नमेंट कांग्रेस के ही खिलाफ हो गई एक तरीके से। इस टाइम आप देखेंगे कि एक्सट्रीमिस्ट लीडर्स जैसे कि बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय और बिपिन चंद्र पाल, ये तीन जो हैं इम्पोर्टेंट एक्सट्रीमिस्ट लीडर बन के सामने आए, जिनको हम अभी भी बाल, लाल, लाल बाल पाल के नाम से तीन ट्रायो की इस जोड़ी को हम जानते हैं। ये इम्पोर्टेंट प्रोपोगेटर्स थे एक्सट्रीमिस्ट आइडियोलॉजी के, और इन्होंने बहुत सारे एक्सट्रीमिज्म वाले जो कांग्रेस के काम थे उसको फर्दर शेप ऑन दिया था। दे हैड टॉक्ड अबाउट स्वराज्य, किस प्रकार से स्वराज्य का एस्टैब्लिशमेंट करना चाहिए। तिलक ने एक फेमस स्लोगन दिया था कि स्वराज इज माय बर्थ राइट एंड आई मस्ट हैव इट। इसके बाद तिलक को लिखने के लिए काफी सारी सेडेशियस एक्टिविटी के नाम पर जेल भी भेज दिया गया था बर्मा में। तिलक का एक न्यूज़पेपर था इम्पोर्टेंट, ये हमेशा याद रखिएगा, केसरी। ये आपको आगे भी काम आ सकता है आपके एग्जाम में। इसमें काफी सारी नेशनलिस्ट एक्टिविटी के बारे में तिलक लिखा करते थे। These national utilized popular activities, तिलक ने गणपति फेस्टिवल, शिवाजी फेस्टिवल, इस टाइप के फेस्टिवल्स का भी यूज किया ताकि वो अपनी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी जो है वो कॉमन मैन तक पहुंचा सके, हर नॉर्मल आदमी तक, जहाँ कॉमन मैन जिसको इसके बारे में नहीं पता कि स्वराज्य क्या है और ब्रिटिश एक्टिविटीज क्या है, उनके बारे में बता सके। और उन्होंने हड़ताल ऑर्गेनाइज करी और बॉयकॉट करा फॉरेन गुड्स का, ताकि लोगों तक स्वराज के बारे में मैसेज जा सके। कांग्रेस ने शुरू के 20 साल तक एग्जिस्टेंस के लिए कॉमन लोगों से मतलब एक तरीके से कॉमन लोगों का पार्टिसिपेशन कराने की कोशिश करी, पर कांग्रेस इतना सक्सेसफुल नहीं हुआ था। पर जैसे ही एक्सट्रीमिस्ट आइडियोलॉजी से लोग वाकिफ हुए, तो कांग्रेस में काफी ज्यादा पार्टिसिपेशन बढ़ने लग गया था। फ्रॉम अ मूवमेंट in which only small section of society were active, it became a movement in which millions of Indians participated in aim of attaining freedom। कि जैसे हमने भी बात करी कि कांग्रेस शुरू में बहुत कम मेंबर्स के साथ, भले ही उसने कोशिश करी पर वो ज्यादा मेंबर्स को इकट्ठा नहीं कर पाई कांग्रेस में। पर जैसे जैसे एक्सट्रीमिज्म सामने आया कांग्रेस में, तो उसके साथ ही कांग्रेस का जो मूवमेंट है वो मासिव मूवमेंट में बदल गया, जिससे फ्रीडम की तरफ डिमांड बढ़ने लग गई। नेक्स्ट हम देखेंगे कि मुस्लिम लीग का फॉर्मेशन कैसे होता है 1906 में। मुस्लिम लीग को एक तरीके से ब्रिटिशर्स ने ही बढ़ावा दिया था टू टैकल कांग्रेस। उन्होंने सोचा कि कांग्रेस एक हिंदूइस्ट ग्रुप है जिसके खिलाफ हम एक मुस्लिम ग्रुप को लाके खड़ा कर देंगे, जिससे इंडिया में हिंदू मुस्लिम डिवाइड और ज्यादा बढ़ जाएगा और उससे ब्रिटिशर्स को फायदा होगा। और हुआ एक तरीके से वही, क्योंकि हिंदू मुस्लिम डिवीजन जो था, इसके मुस्लिम लीग के फॉर्मेशन से ये बढ़ा भी, और पार्टीशन के टाइम इससे हमें नुकसान हुआ भी। क्योंकि मुस्लिम लीग जो थी वो बंगाल के पार्टीशन से खुश थी। उनका कहना था कि हमें एक सेपरेट प्रोविंस मिल रहा है जिसमें हम मुस्लिम आइडेंटिटी को एक्सप्रेस कर पाएंगे। पर काफी सारे मुस्लिम सेक्शंस ऐसे भी थे जिनका कहना था कि हमें इस पार्टीशन में इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि ये हमारे को बंगाल का हमेशा से ऐसा रहा है कि बंगाल एक प्रोविंस जिसे बंगाली से लिंक किया जाता है। बंगाली लोगों के लिए लैंग्वेज ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उनका रिलीजन और कल्चर इंपॉर्टेंट नहीं है। सॉरी, रिलीजन इंपॉर्टेंट नहीं है उनके लिए, उनका कल्चर इंपॉर्टेंट है। एक्सक्यूज मी। तो इसमें हम देखते हैं 1906 में कांग्रेस नहीं, मुस्लिम लीग का फॉर्मेशन कैसे होता है। एंड इट वाज आल्सो अनाउंस्ड, इसमें आप देखिए कि ब्रिटिशर्स ने स्पेशल एफर्ट्स किए ताकि मुस्लिम लीग का फॉर्मेशन हो सके। ब्रिटिशर्स harped on the point that Hindu and Muslims have separate interest। ब्रिटिशर्स का ये ऐसा कहना था कि हिंदू मुस्लिम के सेपरेट इंटरेस्ट हैं, और इसलिए उन्होंने एजुकेटेड मुस्लिम्स को एक गवर्नमेंट जॉब्स में अवार्ड करने की भी बात कही और अदर फैसिलिटीज देने की बात कही। इसका एक्सट्रीमिस्ट हैड ऑर्गेनाइज रिलीजियस फेस्टिवल्स, इससे भी ब्रिटिशर्स ने साबित करने की कोशिश करी कि जिस प्रकार से रिलीजियस फेस्टिवल्स तिलक ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, तो वो मुस्लिम लोगों की डिमांड्स नहीं है।
इसके लिए कांग्रेस वाज डिवाइडेड इनटू टू ग्रुप्स, एक्सट्रीमिस्ट एंड मॉडर्निस्ट, मॉडरेट्स. इन द लास्ट एक्सट्रीमिस्ट केम इनटू बीइंग. जब कांग्रेस के मतलब 1900s के आसपास के टाइम में एक्सट्रीमिस्ट फॉर्मेशन होने लग गया था. गवर्नमेंट ने उस टाइम में कम्युनल पॉलिटिक्स का कार्ड खेला और जो कुछ एक मुस्लिम डेलीगेशन को 1906 में शिमला बुलाया गया वाइसरॉय किसके द्वारा, वाइसरॉय मिंटो के द्वारा. 1906 में एक मुस्लिम डेलीगेशन को बुलाया. उसमें इंपॉर्टेंट लीडर्स कौन कौन थे? उसमें थे आगा खान, उनके साथ में आप पाएंगे नवाब सलीमुल्लाह फ्रॉम ढाका, और उसके साथ में एक और आप नाम पढ़ेंगे, हाँ, नवाब सलीमुल्लाह के साथ उनके ही ब्रदर थे और आगा खान थे. ये तीन लोग जो थे, इनका डेलीगेशन जो था मिंटो से जाकर मिलता है और मिंटो इनको काफी बढ़ावा देते हैं कि आप मुस्लिम लीग का एस्टैब्लिशमेंट कीजिए. जिसके बाद 1906 में 30 दिसंबर को आप पाएंगे कि मुस्लिम लीग फॉर्मेशन होता है. मुस्लिम लीग बताता है कि हमारी दो डिमांड्स हैं. मुस्लिम लीग अपनी डिमांड्स बताता है कि द फीलिंग ऑफ लॉयल्टी अमंग मुस्लिम्स टुवर्ड्स ब्रिटिश एंड टू रिमूव एनी मिसअंडरस्टैंडिंग अगेंस्ट द इंग्लिश. 18 जब 1857 में रिवोल्ट होता है, पहला सिपॉय म्यूटिनी होती है, उस टाइम से ब्रिटिशर्स का ऐसा व्यू था कि मुस्लिम्स जो है वो ब्रिटिश के खिलाफ हैं और हिंदू लोग जो है वो फिर भी कंट्रोलेबल है. पर उस लुक को चेंज करने के लिए मुस्लिम लीग ने अपना एक ऑब्जेक्टिव बताया कि हमारी लॉयल्टी की फीलिंग को ब्रिटिशर्स की तरफ हम एक्सप्रेस करना चाहते हैं और कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग जो है, गलत फहमी, उसको दूर करना चाहते हैं. दूसरी कि उन्होंने अपने इंटरेस्ट, राइट्स और एक्सपेक्टेशंस बताने की कोशिश करी इंडियन मुस्लिम्स के, जो गवर्नमेंट के सामने रखने की बात कही. तीसरा उन्होंने कहा कि मेंटेनिंग द गोल ऑफ द लीग टू रिमूव एनी फीलिंग ऑफ अपोजिशन अगेंस्ट एनी कम्युनिटी, हमारा कोई भी कम्युनिटी के खिलाफ कोई भी अपोजिशन नहीं है, ये बताने की बात की. डिस्पाइट द लॉयल्टी एनी मेनी मुस्लिम पार्टिसिपेटेड इन नेशनल मूवमेंट. मुस्लिम लीग के कहने के बावजूद कि हम ब्रिटिश गवर्नमेंट के प्रति लॉयल हैं, फिर भी काफी सारे मुस्लिम्स ने पार्टिसिपेशन किया नेशनल मूवमेंट में, जिसमें आप नाम पढ़ेंगे इंपॉर्टेंट मुस्लिम लीडर्स का इन नेशनल मूवमेंट: मौलाना अब्दुल कलाम आजाद, मोहम्मद अली, हाकिम अजमल खान एंड मजरूल. ये इंपॉर्टेंट लीडर्स थे जिन्होंने लीग के आइडियाज के खिलाफ काम किया और नेशनल मूवमेंट के साथ में काम किया. अबुल कलाम आजाद ने एक न्यूज़पेपर भी स्टार्ट किया था, अल हिलाल, और मौलाना मोहम्मद अली ने स्टार्ट किया था न्यूज़पेपर कॉमरेड. ये न्यूज़पेपर्स, और हमदर्द, ये कॉमरेड इंग्लिश में लॉन्च किया था और हमदर्द जो है यूनियन उर्दू में लॉन्च किया था. ये पेपर्स इसलिए इम्पोर्टेंट है कि ये मैच द कॉलम में आपको कभी आ सकते हैं, तो इनके नाम हमेशा याद रखिएगा. अब 1906 में मुस्लिम लीग के फॉर्मेशन के बाद आप देखेंगे 1907 में सूरत सेशन जो होता है, सूरत सेशन में कांग्रेस में स्प्लिट आ जाता है. कांग्रेस दो पार्ट में डिवाइड हो जाती है. एक मतलब ऑफिशियल टाइप से दो पार्ट्स बन जाते हैं, एक एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप और एक मॉडरेट ग्रुप. डिफरेंसेस इमर्ज होते हैं मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट के बीच में. 1906 में दादा भाई नारोजी के एफर्ट्स टेम्पररी काम करते हैं, टेम्पररी इन डिफरेंसेस को रोकने की कोशिश की जाती है. बट 1907 में सूरत सेशन में फिर से एक बार देखते हैं कि फेलियर होता है और कांग्रेस के दोनों पार्ट्स जो है, मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट, वो अलग अलग साइड पे हो जाते हैं और उनके बीच में कोई समन्वय नहीं बैठ पाता. तो रास बिहारी बोस को प्रेसिडेंट बनाया जाता है उस साल. एक्सट्रीमिस्ट चाहते थे कि बाल गंगाधर तिलक बने, पर कांग्रेस का ऐसा पॉलिसी रहता था कि जो भी प्रेसिडेंट रहेगा वो उसी प्रोविंस का नहीं होना चाहिए. और सेशन क्योंकि सूरत में था, जो बॉम्बे प्रोविंस का था, और तिलक भी बॉम्बे प्रोविंस के थे, तो तिलक वहाँ के प्रेसिडेंट नहीं बन सकते थे. और इसी कारण रास बिहारी बोस को प्रेसिडेंट बनाया गया. और दिस क्रिएटेड डिफरेंस बिटवीन द टू ग्रुप्स एंड अल्टीमेटली तिलक और उनके फॉलोअर्स जो थे, उन्होंने कांग्रेस से वॉकआउट कर दिया. तिलक ने काफी सारा ड्रू ऑनर एज बिफोर एंड बिजी अपने आइडियाज को प्रोपोगेट करने में लगे रहे. इन 1907 दो जो स्प्लिट कांग्रेस का स्प्लिट हो गया. रिप्रेजेंटेशन ऑफ एक्सट्रीमिस्ट जो था बहुत ज्यादा इंटेंसिफाई हुआ इसके बाद, क्योंकि एक्सट्रीमिस्ट फ्री थे अपनी आइडियोलॉजी को स्प्रेड करने के लिए. उनके ऊपर कांग्रेस के जो मॉडरेट्स थे उनका किसी प्रकार का जोर जबरदस्ती नहीं थी. लाला लाजपत राय को अरेस्ट भी किया गया और तिलक को भी अरेस्ट किया गया और इनको डिपोर्ट भी किया गया बर्मा में.
जहाँ पर इनको 6 साल के लिए जेल में रखा गया 1908 से 1914 तक। 1914 में इसके बाद तिलक वापिस आते हैं और फिर से फ्रीडम मूवमेंट के काम के लिए वापस से एफर्ट्स करते हैं और उनकी होम रूल लीग बनाते हैं एनी बेसेंट के साथ, जिसको अभी हम आगे पढ़ते हैं। अब इसके बाद आप देखिए इमरजेंस ऑफ गांधी जी कैसे होता है। गांधी जी जो थे वो इस टाइम जब ये सब चल रहा था 1907 में, इस टाइम वो साउथ अफ्रीका में थे। वहाँ के लोगों के लिए फाइट कर रहे थे अगेंस्ट ब्रिटिशर्स। द ग्रेटेस्ट लीडर ऑफ इंडिया, इनका फेज अभी महात्मा गांधी, मोहनदास करमचंद गांधी जिनका पूरा नाम है, वो उनके बारे में अभी हम पढ़ते हैं। ही एंटर्ड द इंडियन पॉलिटिक्स इन आफ्टर द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जब चल रहा था 1914 से 1919 तक, उस टाइम गांधी जी जो है वो इंडिया में वापस आते हैं 1915 में। वो इंडिया वापस आते हैं। उन्होंने पहले ही 30 इयर्स का स्ट्रगल करा था वहाँ पर। इसके बाद उनको इंडिया में जब उन्होंने स्ट्रगल करा तो उन्हें मोहनदास करमचंद गांधी की जगह किसी ने टाइटल दिया महात्मा का, और वो कहलाने लगे महात्मा गांधी। गांधी जी के बारे में अर्ली लाइफ के बताया गया है कि गांधी जी का बर्थडे 2 अक्टूबर 1869 को हुआ। 2 अक्टूबर 1869 को उनका बर्थडे रहती है, और इनका जन्म पोरबंदर में हुआ था, गुजरात में। इन्होंने अपनी स्टडीज इंग्लैंड में करी और वहाँ से स्टडी करने के बाद ये साउथ अफ्रीका चले गए और वहाँ पे लॉयर के पेशे में काम करने लगे। साउथ अफ्रीका में इनके स्टे के दौरान इन्होंने ब्रिटिश पॉलिसीज जो थी ब्लैक्स के खिलाफ वाइट की, जो जैसे इंडिया में ये हिंदू मुस्लिम डिवाइड करते थे, वैसे ये साउथ अफ्रीका में ब्लैक वर्सेस वाइट का डिवाइड खेलते थे। तो नॉन वाइट्स और वाइट्स, इसमें जो डिफरेंस था उसके खिलाफ महात्मा गांधी ने काफी काम किया। इन्होंने उसको कहा सत्याग्रह, और पीपल रिजॉर्टेड टू सत्याग्रह, और सत्याग्रह काफी सक्सेसफुल रहा वहां पर, जिसको नॉन वायलेंट मूवमेंट ऑफ फाइटिंग अगेंस्ट द ऑपरेशन भी कहा जाता है। गांधी जी ने इंडिया में 3 इम्पोर्टेंट मूवमेंट्स किए, जिससे कांग्रेस का जो कनेक्टिविटी था कॉमन मैन से वो और ज्यादा मेनी टाइम्स 10x टाइम्स मतलब इंक्रीज हो गया। चंपारण, अहमदाबाद और खेड़ा सत्याग्रह। 1917 और 1918 में गांधी जी ने 3 मूवमेंट्स का एक एक करके उसका एग्जीक्यूशन किया। चंपारण का, फिर अहमदाबाद का, और फिर खेड़ा। दीज मूवमेंट्स वर फॉर द लोकल इकोनॉमिक डिमांड्स, जो हर जगह की अपनी लोकल डिमांड थी। जैसे चंपारण में फार्मर्स की जो डिमांड थी, वो अहमदाबाद में मिल वर्कर्स की डिमांड थी, और खेड़ा में भी फार्मर्स की जो डिमांड थी उनको गवर्नमेंट के सामने रखने के लिए काम किया गया। इन द बिगनिंग ऑफ 19th सेंचुरी व्हाइट रूलर्स ने एक पैक्ट बनाया था दैट 1/3 ऑफ देयर लैंड जो भी है उस पर फार्मर्स को इंडिगो कल्टीवेशन करना पड़ेगा। कितने लैंड पर? 1/3 ऑफ द लैंड, उसमें इंडिगो कल्टीवेशन करना पड़ेगा। फार्मर्स ही इसके खिलाफ, इसको 3 काठिया सिस्टम भी कहा जाता था। और ब्रिटिशर्स जो थे ये इंडियन फार्मर्स पर, ये चंपारण में जो फार्मर्स थे उन पर इंडिगो का प्लांटेशन फोर्स कर रहे थे। 1917 में गांधी जी चंपारण जाते हैं और फार्मर्स के होने वाले इस ऑपरेशन के बारे में सुनते हैं। उन्होंने ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ऑर्डर दिया कि गांधी जी चंपारण छोड़ के चले जाएं, पर गांधी जी ने इसको डिफाई किया और ही वाज फोर्स, उन्होंने फोर्स किया गवर्नमेंट को कि इसमें एक इंक्वायरी बिठाई जानी चाहिए कि इनजस्टिस कमिटेड जो हुआ है इंडिगो फार्मर्स के लिए, उनके खिलाफ जो भी ऑपरेशन हो रहे हैं उनके खिलाफ एक इनजस्टिस इंक्वायरी बिठाई जानी चाहिए। फिर 1918 में उन्होंने अहमदाबाद के टेक्सटाइल वर्कर्स के लिए काम करा, और फिर पेजेंट मतलब खेड़ा में फिर से इन्होंने पेजेंट कम्युनिटी के लिए काम करा। जिससे खेड़ा में क्या हुआ था, खेड़ा में अकाल आया था, तो अकाल में फार्मर्स की डिमांड थी कि हमें रियायत मिलनी चाहिए ताकि हमें टैक्सेस ज़्यादा ना भरने पड़े, क्योंकि हमारे ऊपर ऑलरेडी अकाल है और हमारे पास फसल हुई नहीं है अच्छी। तो इसके खिलाफ भी ब्रिटिशर्स ने जो भी उनके खिलाफ काम किया उसके लिए गांधी जी ने अपनी आवाज़ उठाई थी खेड़ा के किसानों की। इसके बाद आप देखेंगे कि किस प्रकार से सोशल रिफॉर्म्स में भी गांधी जी का काफ़ी रोल था। गांधी जी मेड द सोशल रिफॉर्म्स एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द नेशनल मूवमेंट। गांधी जी ने सोशल रिफॉर्म्स को नेशनल मूवमेंट का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट बना दिया। 1932 में गांधी जी ने जब
अंबेडकर के साथ में पैक्ट साइन किया, पूना पैक्ट, तो उस टाइम उन्होंने अनटचेबिलिटी को रियलाइज करा कि अनटचेबिलिटी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है और इसको खत्म करना नेशनल मूवमेंट के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होना चाहिए। तो उन्होंने काफी सारे सोशल रिफॉर्म्स जो थे उनको एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट बनाया नेशनल मूवमेंट का। मिलियंस ऑफ इंडियंस लेड देयर लाइव्स इन ह्यूमिलिएटिंग डिग्रेडेशन कंडीशंस बिकॉज दे वर कंसिडर्ड एज अनटचेबल्स। तो इन्हें अनटचेबल ना कैसे बनाया जाए, उनको मतलब टच अनटचेबल की कैटेगरी पे से कैसे रिमूव किया जा सके, उसके लिए गांधी जी ने काफी कंट्रीब्यूशन किया। गांधी जी ने काफी कॉटेज इंडस्ट्री को बढ़ावा दिया। उन्होंने कहा कि चरखा लोगों ने यूज करना चाहिए। चरखे से आप किस प्रकार से रूरल पीपल को बता सकते हैं कि उनका चरखे का इम्पोर्टेंस कैसे रूरल पीपल की आइडेंटिटी है, ये बताने की काफी कोशिश की उन्होंने। चरखा इसके कारण एक सिंबल भी बन गया इम्पोर्टेंट। आज भी आप देखेंगे कि गांधी जी का काफी सारे सिंबल से डिपिक्ट किया जाता है, जिसमें से चरखा एक है। उन्होंने हिंदू मुस्लिम यूनिटी के लिए भी काफी काम किया और कम्युनलिज्म जो है उसको एंटी नेशनल बताते हुए, इनह्यूमन बताते हुए उन्होंने काफी सारा काम किया। और गांधी जी का हमेशा से अहिंसा और ट्रूथ नॉन वायलेंस दोनों पे ही काम रहा है। अभी हमने जैसे बात की थी एनी बेसेंट और उनकी होम रूल लीग की, तो एनी बेसेंट जो है ये इंडिया आती हैं 1893 में और ये इम्पोर्टेंट लीडर बन जाती हैं थियोसॉफिकल सोसाइटी की। इसके अलावा तिलक जो है, जिनको 1908 में हमने पढ़ा जेल में भेज दिया गया था बर्मा में, ये 1914 में जेल से रिहा होते हैं और वापस आते हैं और ये भी अपना एक होम रूल लीग मूवमेंट शुरू करते हैं 1916 में। तो दो होम रूल लीग बन जाती हैं, जिसमें से एक रहती है तिलक की और दूसरी रहती है एनी बेसेंट की। तो दोनों अलग अलग काम करती रहती हैं। ऐसा नहीं है कि दोनों एक दूसरे के खिलाफ है, दोनों एक दूसरे के साथ मदद भी करते हैं और दोनों एक दूसरे से अलग भी काम करते हैं ताकि अपने अपने फ्रीडम को एक्सप्रेस कर सके। स्पीकिंग ऑफ द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस मूवमेंट, बिपिन चंद्र पाल ने लिखा था होम रूल लीग मूवमेंट के बारे में कि मेजर अचीवमेंट ऑफ द होम रूल मूवमेंट वाज मेकिंग ऑफ fierce fighters for the national movement. Excuse me. I'm not fine a little bit, so sorry, excuse me for that. The different members of the society were Pandit Motilal Nehru, Chittaranjan Das, Tej Bahadur Sapru, Ram Masi Iyer, etc. तिलक और बेसेंट ने दोनों ने होम रूल लीग के लिए काम करा। देयर ओरेटरी स्किल्स इन्फ्लुएंस द मासेस। ओरेटरी स्किल्स मतलब बोलने का, वक्तव्य की शैली या फिर वक्तव्य का स्किल। उन्होंने काफी काम करा उसके लिए। और ब्रिटिशर्स जो थे दे हैड ऑप्रेस द नेशनलिस्ट विद आयरन हैंड, मतलब काफी स्ट्रॉन्ग पावर इन्फ्लुएंस करते हुए ब्रिटिशर्स ने नेशनलिस्ट को ऑप्रेस किया। ऑप्रेस करना मतलब प्रताड़ित करना, पीड़ा करना। तो अब आप इसके एक्सरसाइजेस को सॉल्व कीजिए और अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन में डाउट मैसेज कीजिए, मैं आपको इसका रिप्लाई आंसर बता दूंगा। और थैंक यू फॉर दैट एंड सॉरी फॉर द वॉइस डिस्टर्बेंस, क्योंकि आज थोड़ा सा गड़बड़ है आवाज़ में, थोड़ी दिक्कत हो रही बोलने में। सो थैंक यू एंड लेट्स सी यू लेटर ऑन। ओके, बाय।